classes. प्रिय छात्रों, आज प्रत्यास्थता के बारे में आगे हम बतलाएंगे और वो है पहला जो बिंदु है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पॉइसन निष्पत्ति। पहला क्या है? पॉइसन निष्पत्ति। पॉइसन निष्पत्ति देखिए, पॉइसन निष्पत्ति कहते किसको हैं? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्व विकृति के समानुपाती होती है। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्व विकृति के समानुपाती होती है। पॉइसन निष्पत्ति एक मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि है। पॉइसन निष्पत्ति एक मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि है। तो बात यह हुई कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्व विकृति के समानुपाती होती है तथा इसका अनुपात जो होता है वो नियत होता है। इसका अनुपात नियत होता है और इस नियतांक को पॉइसन निष्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइसन निष्पत्ति। मतलब अनुदैर्ध्य विकृति समानुपाती पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति अपॉन पार्श्व विकृति बराबर नियतांक। पॉइसन निष्पत्ति, पॉइसन निष्पत्ति बराबर माइनस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर नियतांक। ठीक है। और यहां पर होगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल बराबर माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल बाई डेल्टा एल बराबर माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल बाई डी। पॉइसन निष्पत्ति का जो वैल्यू होगा वो होगा, पॉइसन निष्पत्ति का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल बाई डी। समझ गए? तो यह जो है आपको पॉइसन निष्पत्ति है। इसकी सीमा जो होती है 0 से लेकर के 0.5 तक होती है। 0 से लेकर 0.5 तक इसकी सीमा होती है पॉइसन निष्पत्ति का। यह एक मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। देखिए, किसी पदार्थ में बार बार विकृति की पुनरावृत्ति होने के कारण पदार्थ अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। यदि किसी पदार्थ में विकृति की पुनरावृत्ति बार बार हो जिसके कारण पदार्थ अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, इसे प्रत्यास्थ स्ट्रिंग, मतलब यहां पर जो है इसे इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। इसे इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। इलास्टिक फैटिग्यू का हिंदी होता है प्रत्यास्थ स्ट्रिंग।
प्रत्यास्थ श्रांति, प्रत्यास्थ श्रांति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक फैटिग। यही कारण है कि काफी समय के बाद सेतु जो है उसको खतरनाक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि काफी समय के बाद सेतु को खतरनाक घोषित कर दिया जाता है, और सेतु को जो खतरनाक घोषित किया जाता है वह प्रत्यास्थ श्रांति के कारण खतरनाक घोषित किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बिंदु पर बात कीजिए। जब किसी पदार्थ में तापक्रम बढ़ाया जाता है, जब किसी पदार्थ में तापक्रम बढ़ाया जाता है तब पदार्थ अपनी प्रत्यास्थता को खो देता है। जब किसी पदार्थ में तापक्रम बढ़ाया जाता है तब पदार्थ अपनी प्रत्यास्थता को खो देता है, क्योंकि तापक्रम बढ़ने से जो आणविक बल है, जो अणु जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, स्प्रिंग बल की तरह बंधे हुए हैं, वो आणविक बल कम हो जाता है। जब आणविक बल कम हो जाता है तब प्रत्यास्थता कम हो जाती है। तो सीधे याद रखिए, तापक्रम बढ़ाने से प्रत्यास्थता घटती है। समझ गए? नेक्स्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि किसी तार है, कोई तार, और तार में भार देते हैं तो इलोंगेट करेगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी एक सीमा तक, और वहां से बल को हटा लेने पर वह अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर लेगा। जो सीमा तक बढ़ेगा उसे प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। उससे अधिक पर जाएंगे तब वह परमानेंट सेट हो जाएगा, अस्थायी अवस्था आ जाएगी। अस्थायी अवस्था का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है वह अपने वास्तविक लंबाई को प्राप्त नहीं करेगा, वह अपने वास्तविक लंबाई को प्राप्त नहीं करेगा। समझ गए? उससे अधिक पर जाइएगा, अस्थायी अवस्था से ऊपर जाइएगा, तब आ जाता है भंजक। भंजक बिंदु आ जाता है। भंजक बिंदु का मतलब क्या होता है? भंजक बिंदु का मतलब हुआ कि तार जो है टूट जाता है। समझ गए? तब एक बात को ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। भंजक भार बराबर भंजक प्रतिबल इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है? भंजक भार बराबर क्या होता है? भंजक भार बराबर भंजक प्रतिबल गुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। समझ गए? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यहां पर प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। बल की जगह हमने भार ले लिया, वो भंजक भार हो गया। भंजक भार बराबर कितना होगा? भंजक भार बराबर भंजक प्रतिबल गुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इससे कंसेप्ट क्या मिला? इससे कंसेप्ट मिला कि भंजक भार जो होता है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। भंजक भार जो होता है वह तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितना मोटा तार रहेगा वो उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा भार लगेगा, जितना पतला तार रहेगा यहां पर उसको तोड़ने के लिए कम भार रहेगा। समझ गए? दूसरी बात, भंजक प्रतिबल जो होता है, भंजक प्रतिबल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए? भंजक प्रतिबल जो होता है, भंजक प्रतिबल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए? भंजक प्रतिबल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए? दूसरी बात, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, भंजक भार जो होता है वो तार की लंबाई से स्वतंत्र होता है।
भंजक भार जो होता है वह तार की लंबाई से स्वतंत्र होता है। ठीक है, भंजक भार जो होता है वो तार की लंबाई से स्वतंत्र होता है। मान लीजिए 40 मीटर का तार है। 40 मीटर के तार को तोड़ने के लिए 40 मीटर के तार को तोड़ने के लिए 50 किलोग्राम वेट लगता है। भार जो लगता है वह 50 किलोग्राम वेट का लगता है। तो 20 मीटर तार, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 20 मीटर तार को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो है कितना भार लगेगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसके लिए भी 50 किलोग्राम वेट 50 किलोग्राम वेट भार लगेगा। ये बात को ध्यान रखिए। कहने का तात्पर्य है कि भंजक भार जो होता है वो भंजक भार तार की लंबाई से स्वतंत्र होता है। समझ गए? दूसरा पॉइंट, उस तार की लंबाई जो अपने भार के कारण, जरा ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला आ रहा है, सिर्फ बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि उस तार की लंबाई जो अपने स्वयं के भार के कारण टूट जाता है। क्वेश्चन समझ गए? कंसेप्ट समझ गए? यहां पर तार की लंबाई जिसको अगर ऊर्ध्वाधर रूप से लटका दिया जाए तो स्वयं के भार के कारण टूट जाता है। जब स्वयं के भार के कारण टूट जाता है, उसी का ये सूत्र आ रहा है। सूत्र कैसे निकलेगा? तो देखिए, सूत्र क्या निकलेगा? भंजक भार बराबर कितना? भंजक भार बराबर भंजक प्रतिबल गुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। भंजक भार बराबर भंजक प्रतिबल गुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। भंजक भार कैसे निकलेगा? एल में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन हो गया। एल में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन हो गया। रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भार हो गया। फिर समझिए, एल में ए से मल्टीप्लाई किया, आयतन हुआ। रो से मल्टीप्लाई कर दिए, द्रव्यमान हो गया। जी से मल्टीप्लाई कर दिए, भार हो गया। एल ए रो जी इसका भंजक प्रतिबल गुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये मानिए ए क्या हो गया? ए कैंसिल। एल बराबर कितना होगा? एल बराबर होगा भंजक प्रतिबल। एल बराबर होगा भंजक प्रतिबल अपॉन रो इनटू जी। फॉर्मूला मिल गया, सूत्र मिल गया, याद रखिएगा। सूत्र क्या हुआ? एल बराबर हुआ भंजक प्रतिबल अपॉन रो इनटू जी। समझ गए? एल बराबर हो गया भंजक प्रतिबल, एल बराबर भंजक प्रतिबल अपॉन रो इनटू जी। यह फार्मूला, यह सूत्र आप तभी लगाइएगा जब प्रश्न में लिखा रहे कि तार अपने स्वयं के भार के कारण टूट जाता है। तार जो होता है अपने स्वयं के भार के कारण टूट जाता है, तब ये फार्मूला लगाइएगा। आएगा कि उस तार की लंबाई ज्ञात करें जो स्वयं के भार के कारण टूट जाता है, तब ये फार्मूला लगाइएगा। एल इक्वल टू कितना? भंजक प्रतिबल अपॉन रो इनटू जी। समझ गए? अब देखिए, कार्य या प्रत्यास्थ स्थिति जुड़ जाए। ठीक है? कार्य या प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कैसे? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला? जो निकलता है, मान लीजिए कि किसी तार को खींचते हैं। जब किसी तार को खींचते हैं तब उसकी लंबाई बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। जब किसी तार को खींचेंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तब कुछ कार्य होगा। जो कार्य होगा वह किस रूप में वहां संचित होगा? वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। समझ गए? तो फॉर्मूला निकालना है। U और W का कितना हुआ? 1/2F into डेल्टा L। सीधे याद रखिएगा फॉर्मूला। यहां पर U और W इक्वल 1/2F into डेल्टा L।
1/2 एफ। पहले बल कितना लगा 0, बाद में बल कितना लगा एफ, तो औसत बल कितना हो गया 0 + f/2। और तार की बढ़ी हुई लंबाई, औसत बल गुने तार की बढ़ी हुई लंबाई, तो कितना हो गया 1/2 एफ इंटू कितना हुआ डेल्टा एल। ठीक है, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। अब सुनिए, यदि कैपिटल एल बराबर तार की लंबाई, यदि कैपिटल एल बराबर तार की लंबाई, ए बराबर तार का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो क्या लिख सकते हैं U/AL बराबर 1/2 F/A इंटू डेल्टा L/L। लिख सकते हैं, दोनों तरफ L से डिवाइड कर दिए, तो U/AL बराबर 1/2 F/A इंटू डेल्टा L/L। मतलब प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया, ध्यान रखिए फॉर्मूला। प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व, प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 प्रतिबल गुने कितना हुआ विकृति। ठीक है, इक्वल टू 1/2। प्रतिबल को क्या लिख सकते हैं y इंटू विकृति लिख सकते हैं, प्रतिबल को y इंटू विकृति। तो ये फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। फॉर्मूला मिल गया 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। समझ गए? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, W और कार्य किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा 1/2 F इंटू डेल्टा है। अगर F का मान नहीं दिया, Y का मान दिया है, तो Y के टर्म में F को ला दीजिए। 1/2 F इंटू डेल्टा है। समझ गए? जनरल फॉर्मूला निकाले, दोनों तरफ से L से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ L से डिवाइड किए, तो प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 प्रतिबल गुने विकृति। ठीक है, 1/2 प्रतिबल गुने विकृति। और प्रतिबल को हमने क्या लिख दिया, प्रतिबल को लिख दिया y इंटू विकृति लिख दिया, प्रतिबल को लिख दिया y इंटू विकृति। कितना आ गया 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। समझ गए? 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। देखिए 1/2 प्रतिबल गुने विकृति, ये क्या हुआ ऊर्जा घनत्व हुआ, ऊर्जा नहीं हुआ ऊर्जा घनत्व हुआ, और उसी को लिख दिया 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए यहां पर जो है एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है कि तार की बढ़ी हुई लंबाई जो अपने स्वयं के भार के कारण बढ़ जाती है, तार की बढ़ी हुई लंबाई जो अपने स्वयं भार के कारण बढ़ जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, समझ गए? तार की बढ़ी हुई लंबाई, तार की बढ़ी हुई लंबाई जो अपने स्वयं भार के कारण बढ़ जाती है, निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, y बराबर F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L लिख सकते हैं, या डेल्टा L बराबर FL अपॉन AY लिख सकते हैं,
या डेल्टा एल बराबर फोर्स को क्या लिखेंगे ए एल से मल्टीप्लाई कर दिए, आयतन हो गया ए एल आयतन, रो से मल्टीप्लाई किए मास हो गया ए एल रो द्रव्यमान हो गया, जी से मल्टीप्लाई कर दिए भार हो गया, और एल की जगह एल बाई 2 लेंगे, ए इंटू आई, ए कैंसिल, डेल्टा एल बराबर रो जी एल स्क्वायर बाई 2i। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। डेल्टा एल बराबर कितना, डेल्टा एल बराबर रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2i, समझ गए, डेल्टा एल बराबर रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2i। ये सूत्र आप तभी लगाइएगा, जब क्वेश्चन में लिखा रहे कि स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई बढ़ जाती है, जो स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई बढ़ जाती है, तब ये सूत्र लगाइएगा, समझ गए। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एल बाई 2, एल की जगह हमने एल बाई 2 ले लिया, बाकी तो सब ठीक है। एल बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि स्वयं के भार के कारण तार की बढ़ी हुई लंबाई, तो स्वयं के भार के कारण जो तार की लंबाई बढ़ेगी वो आधा के बाद बढ़ेगी, क्योंकि तार का गुरुत्व केंद्र बीच में होगा, जब तार का गुरुत्व केंद्र बीच में होगा उसके कारण लंबाई बढ़ रही है, तो हाफ के बाद तो ओरिजिनल लेंथ कितना लेंगे, ओरिजिनल लेंथ जो स्वयं के भार के कारण लंबाई बढ़ जाती है, तो ओरिजिनल लेंथ हम एल बाई 2 लेंगे, समझ गए, ओरिजिनल लेंथ एल बाई 2 लेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु पर गुरुत्व केंद्र होगा, उसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा मध्य बिंदु पर होगा, समझ गए, ये बात को ध्यान रखिए। तब मध्य बिंदु के बाद ही लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि स्वयं के भार के कारण, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए तार की लंबाई बढ़ रही है, तो उसमें कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, तापक्रम के कारण, तो तापक्रम के कारण देखिए एक फॉर्मूला होता है, एल थीटा बराबर कितना, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, समझ गए, एल थीटा बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, या एल थीटा माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, या एल थीटा माइनस एल नॉट को डेल्टा एल लिख देंगे, डेल्टा एल बाई एल नॉट को एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। ये तार में जो लंबाई बढ़ा, तापक्रम के कारण बढ़ा, तार में लंबाई जो बढ़ा वो तापक्रम के कारण बढ़ा, तो डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल को अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, जहां अल्फा को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक, जहां अल्फा को कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, तो डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा एल बाई एल को अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, इसको क्या कहिएगा, तापीय विकृति बराबर कितना, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, समझ गए, फॉर्मूला मिल गया आपको। तापीय विकृति बराबर कितना होगा, तापीय विकृति बराबर होगा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, समझ गए, तथा तापीय प्रतिबल बराबर होगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा, तापीय प्रतिबल बराबर होगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा, समझ गए। ये फॉर्मूला आप तब लगाइएगा जब तापक्रम दिया हो, प्रत्यास्था के अंतर्गत जब तापक्रम दिया हो तब ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, तापीय विकृति बराबर अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा जो है ये रेखीय प्रसार गुणांक है, तापीय प्रतिबल वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई अल्फा डेल्टा थीटा, समझ गए। यदि आपको दाब निकालने के लिए, इसी में अगर दाब निकालने के लिए आता है, देखिए बात हुआ, तापीय प्रतिबल को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, समझ गए। यदि तनाव निकालने के लिए आता है कि तापक्रम के कारण तार में कितना तनाव हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खाली वाई अल्फा डेल्टा थीटा है ना, वाई अल्फा डेल्टा थीटा में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए से गुना कर दीजिएगा, आपका तनाव निकल जाएगा। अब समझ गए, जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है
जो भी प्रत्यास्था के अंतर्गत जिस पर आज तक प्रश्न आया है, जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है, वो सब आपको बता दिया गया। समझ गए? सभी सूत्र को बता दिया गया। अब देखिए एक प्रश्न है, कि एक तार में T1 तनाव दिया जाता है, तब लंबाई L1 हो जाती है जब T2 तनाव दिया जाता है, जब T2 तनाव दिया जाता है तब लंबाई L2 हो जाती है। वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। L क्या मान लो? अब L मान लो वास्तविक लंबाई, तो क्या लिखोगे? L1 बराबर L प्लस कितना T1 बाई K, क्योंकि A बराबर Kx होता है, तो A बराबर Kx होता है, तो T बराबर Kx, x थोड़ा सा बड़ा, तो T1 बाई K। पहला इक्वेशन क्या आ गया? L1 बराबर L प्लस T1 बाई K। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? L2 बराबर L प्लस T2 बाई K आ गया। ठीक है, आपको वास्तविक लंबाई निकालना है। पहला इक्वेशन L को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा? L1 माइनस L इक्वल टू T1 बाई K होगा। L1 माइनस L इक्वल टू T1 बाई K होगा। L2 दूसरा में क्या होगा? L2 माइनस L इक्वल टू कितना? T2 बाई K। पहला में होगा L1 माइनस L इक्वल टू T1 बाई K। दूसरा में होगा L2 माइनस L इक्वल टू T2 बाई K। दोनों को एक दूसरे से भाग दे दीजिए, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, L का मान निकल जाएगा, L का मान निकल जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए, प्रत्यास्था के अंतर्गत जो भी प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, और जो भी सूत्र है, जो भी आपके सामने सूत्र है, हमने प्रत्यास्था के अंतर्गत जितना भी सूत्र बताया वो सब सूत्र महत्वपूर्ण है। अभी तक नीट में जो भी प्रश्न आया है प्रत्यास्था के अंतर्गत इसी सूत्र पर आधारित प्रश्न आया है। ध्यान रखिए, इसी सूत्र पर आधारित प्रश्न आया है, इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर, अगर फॉर्मूला क्लियर रहेगा, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। धन्यवाद।